जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। मैं अनुराग श्रीवास्तव आज लीला एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए एक और क्लास लेकर आया हूँ और आज की जो क्लास है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के केस लॉज पे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जितने भी केस स्टडीज़ हैं इससे रिलेटेड उसके ऊपर। बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस ऑफ ऑल द केसेस, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो एक तरह से बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है फॉर द एग्जामिनेशन। क्या है, जब आपको पार्टनरशिप एक्ट से कोई भी केस आता है, अपने दिमाग को ठंडा कीजिए और अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दीजिए। आपने नंबर ऑफ केसेस लगाए हुए हैं अकाउंट में, बस वहाँ पे आप सॉल्यूशन अकाउंट में करते थे, यहाँ पे आपको लीगल प्रोविजंस में समझाना है। बट आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये कोई एकदम नई चीज़ आपके सामने नहीं आ रही है। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको लीगल प्रोविजंस का यूज़ करना है, ना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को बेस बना के आगे चलते हैं और हम लोग हर एक केस लॉस को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 यहाँ आपके सामने दिया हुआ है, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं आप सभी लोगों के लिए। हाँ, देखो केस नंबर 1 क्या है। ए बी सी आर द पार्टनर्स इन द फर्म। एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ए इज एंटाइटल्ड टू 20% ऑफ द प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट। सो बेसिकली ए का शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म क्या हो गया, 20%। इसके बाद क्या है, ए रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड डाई। सो एट द टाइम व्हेन ही रिटायर्ड ही वॉज अलाइव, मतलब ही रिटायर फ्रॉम द फर्म रादर देन ही डाइड। देयर इज नो डेथ ऑफ पार्टनर, देयर इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। डाइज आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद मर भी गया बेचारा। फिर आगे चलते हैं। बी एंड सी कंटिन्यूज द बिजनेस ऑफ द फर्म विदाउट सेटलिंग अकाउंट। विदाउट सेटलिंग अकाउंट इज अ वेरी की इंफॉर्मेशन एंड इट इज इंडिकेटिव टुवर्ड्स द पर्टिकुलर प्रोविजन। एक सेकंड इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और सोचिए कि किस प्रोविजन की तरफ ये इशारा कर रहा है। आई होप आप सभी लोग इस प्रोविजन को पा गए होंगे, बहुत आसान सा प्रोविजन है, बताते हैं कुछ देर में। What are the rights of the A's legal representative? ऑब्वियस सी बात है, ए मर गया है तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही कोई राइट्स मांगने आएगा अगेंस्ट द फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अभी आप समझो, जिस समय ये तीनों पार्टनर थे, तीनों जिंदा थे, ठीक है, ये तीनों जिंदा थे। एंड द मोमेंट जब ए रिटायर किया, ए रिटायर किया ना कि मरा, तो इस समय ये जिंदा था। एंड आफ्टर 15 डेज, मतलब 15 डेज के बाद ही डाइज, विच मीन्स एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग, हर एक आउटगोइंग पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर के पास कुछ राइट्स होते हैं, ये तो आपको पता होगा। सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही वॉज हैविंग सम राइट्स, बट आफ्टर 15 डेज ही डाई, विच मीन्स उसकी जगह अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा उस राइट्स के लिए। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव का क्या राइट बनता है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने कही है, क्वेश्चन में मेंशन है, वो है विदाउट सेटलिंग अकाउंट्स। आपने ये टर्म कहाँ पढ़ा है? हम आपको बताते हैं, अगर आपको अभी तक याद नहीं आया है तो सेक्शन 37 में, सेक्शन 37 में आपने पढ़ा है राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। कुछ ऐसे पर्टिकुलर केस होते हैं जहाँ पे सब्सिक्वेंट प्रॉफिट होता है और वहाँ पे उस सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में भी आउटगोइंग पार्टनर का राइट होता है। ठीक, 37 में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। यहाँ क्या लिखा गया है कि भाई पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके बाद मर जा रहा है, या फिर अदरवाइज ही डाइज। इस केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसका सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में राइट बनता है। कितने परसेंटेज पे? जितने परसेंट पे उस पार्टनर का राइट था, मतलब 20%। ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कब बनता है? हर केस में बनता है क्या राइट? नहीं, हर केस में ये राइट नहीं बनता है। कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसको फुलफिल करना होगा। जैसे कंडीशन नंबर 1 है कि देयर इज नो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। देयर इज नो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, क्या यहाँ पे कोई अकाउंट सेटल हुआ था? देयर इज नो फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल नहीं हुआ था, विच मीन्स 37 कैन बी एप्लीकेबल है। सेकेंड कंडीशन इज दैट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिलिमिटिंग द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन। जो इस प्रोविजन की इफेक्ट को डिलिमिट कर रहा है, जो लिमिट कर रहा है, उस तरह का कोई प्रोविजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिटवीन ए एंड द रिमेनिंग पार्टनर, इट इज़ अ वेरी जनरल कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं।
तीसरी बात क्या कही गई थी, लेट्स राइट ऑल द थिंग्स। पहली बात है नो सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट। दूसरी बात नो कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी बात क्या कही गई है, तीसरी बात कही गई कि देयर इज अ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, देयर इज अ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। और जो ये सब्सिक्वेंट प्रॉफिट है इट शुड अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर मरा है उसकी प्रॉपर्टी यूज करके ये सब्सिक्वेंट प्रॉपर्टी आई हो, उस केस में उस सब्सिक्वेंट प्रॉफिट पे इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव का पूरा राइट होता है। आई होप ये केस आपको क्लियर होगा, लीगल प्रोविजन क्लियर होगा। उस लीगल प्रोविजन में एक और बात कही गई है कि 6% का इंटरेस्ट भी पे होगा, ठीक है। 6% का इंटरेस्ट, बार बार इंटरेस्ट निकल जा रहा है, खैर कोई बात नहीं, BHU वाले बच्चे अभी भी पढ़ के गए हैं। खैर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा ऑन दी अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी विच वॉज द शेयर ऑफ मिस्टर ए, मतलब द डिजीज पार्टनर, जो पार्टनर मरा है उसके शेयर पे 6% का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको प्रोविज़न। द प्रोविज़न इज़ वेरी इजी, इट्स जस्ट दैट कि आप सही कनेक्शन बैठा लो। द मोमेंट आपने इस प्रोविज़न को इस क्वेश्चन के संग कनेक्ट किया यू विल फाइंड इट वेरी इजी। दूसरी चीज़ ये कि सर एग्ज़ाम में इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली लिखोगे हियर इन दिस केस दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न। अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो सेक्शन नंबर, नहीं याद है तो दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न विद रिगार्ड टू शेयर ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट इज अप्लाइड इन दिस केस। द प्रोविज़न स्टेट दैट, आप फिर प्रोविज़न को मेंशन करोगे, क्या ये प्रोविज़न कहता है ये सब ग्राउंड्स को अपने वर्ड्स में मेंशन कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू विद दैट। जब आपने सारे ग्राउंड्स को मेंशन कर दिया है देन यू विल राइट दैट इन दिस केस all the conditions which are provided in the provision are fulfilled and therefore A's legal representative have a right in the subsequent profit and also have a right to receive 6% interest on the A's property in the partnership firm। I hope ये क्लियर होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं केस नंबर 2 पे। देखो आंसर करने का फॉर्मेट कम या ज़्यादा इसी तरह का रहेगा। आप एक सिंपल सी बात को समझाओगे, सिंपल सी बात को समझाने के लिए आप एक लीगल प्रोविज़न का सहारा लोगे। द मोमेंट आपने सही लीगल प्रोविज़न लिख दिया आपके 50% काम कंप्लीट है। नाउ यू विल कोरिलेट द फैक्ट विद द लीगल प्रोविज़न एंड यू विल गेट द आंसर। मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं केस नंबर 2 पे। X and Y are the partners in the partnership firm. X introduced A as a manager, a manager who's manager of X as his partner to Z। ठीक है, दो पार्टनर थे X और Y। ठीक है, X ने A को इंट्रोड्यूस किया इन फ्रंट ऑफ Z और क्या कहा कि भाई ये मेरा पार्टनर है, और था क्या, इसको क्या कहा गया, ही इज द पार्टनर, और वो एक्चुअल में क्या था, मैनेजर। ठीक है, वो एक्चुअल में क्या था, मैनेजर। क्या कहा गया, ही इज द पार्टनर। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन से एक चीज तो क्लियर है, एक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी के सामने एज अ पार्टनर इवन दो ही इज नॉट अ पार्टनर। कौन सा केस, कौन सा प्रोविजन अप्लीकेबल होगा, चलो प्रोविजन को हटाओ, कौन सा प्रिंसिपल अप्लीकेबल होगा, किस तरह का ए पार्टनर बनेगा अगर उसने डिनाई नहीं किया इस फैक्ट को, ही विल बिकम अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, याद होगा ये प्रोविजन। The principle of estoppel will be applicable on him. He cannot, if he did not deny at the time of representation, he cannot deny the same thing later on. ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या किया इसने। Z, a trader believing A as a partner supplied 100 TV set to the firm। इस बात पे विश्वास करते हुए जो Z थे उन्होंने इस बात पे विश्वास किया कि A is the partner and on believing this fact उन्होंने 100 टीवी सेट्स, 100 टीवी के सेट फॉर्म को दे दिए, बेच दिए। अभी समझना, ए ने अभी भी डिनाई नहीं किया, विच मीन्स ए बिकम अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या पूछा गया है ये भी देख लिया जाए। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड, अच्छा ऑन क्रेडिट दिया था, तो जब क्रेडिट पे दिया इसका मतलब है कि भाई पैसा भी चलेगा बाद में। तो ऑन एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड जेड डिड नॉट गेट द अमाउंट ऑफ द टीवी
अब जेड को भाई पैसे नहीं मिले, एक्स होशियार था, एक्स सबके होशियार होते हैं, खैर यहाँ पे भी होशियार था, उन्होंने नहीं दिया पैसा। नाउ जो जेड थे हमारे बेचारे भोले वाले आदमी एक्स के चक्कर में फंस गए आपकी तरह, खैर मजाक अलग रखते हैं। यहाँ पे क्या आता है, जेड फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स एंड ए, दो लोग के अगेंस्ट इसने फाइल किया केस को फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस। एडवाइज जेड वेदर ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स एंड ए अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जब इन्होंने डिलीवर कर दिया है टीवी टू द फर्म और इसके ऊपर केस कर रहा है, क्या दोनों से वो पैसे रिकवर कर सकता है? नंबर वन। नंबर टू, क्या वो ए के अगेंस्ट किसी भी तरह का राइट रखा है और ए क्या किसी भी तरह के लाइबिलिटी के अंदर में है? जब इस तरह के क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगेन आप सिंपली एकदम सिंपल तरीके से प्रोविजन ऑफ पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट लगा दोगे। आई थिंक इट शुड बी सेक्शन 28 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, सेक्शन 28 होगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नहीं प्रोविजन सेक्शन याद है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं सेक्शन इसलिए हम बता लेते हैं क्योंकि हम क्लास में भाई मेरे पास नोट्स हैं, एग्जाम में आपके पास नहीं होंगे, गलत सेक्शन मेंशन मत करना, नंबर कट जाएंगे। सेक्शन याद नहीं है, डायरेक्टली प्रोविजन मेंशन करो। प्रोविजन कौन सा है? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। उसमें क्या लिखा हुआ है? इफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डज नॉट डिनाई द फैक्ट दैट ही इज नॉट द पार्टनर देन ही विल बिकम अ पार्टनर। फ्रेम आप कर लोगे, मेरे को पता है। अब इस केस में क्या हुआ, एक्स के साथ साथ ए भी लाइबल हो गया, एक्स के साथ साथ ए भी पूरी तरीके से लाइबल हो गया। नाउ द लाइबिलिटी अगेंस्ट जेड विल बी ऑन ए ऑल्सो ऑन एक्स ऑल्सो। बड़ी खुशी होगी सर, एक्स की लाइबिलिटी आ गई, कोई बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में आती है। आगे चलते हैं। केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 2 समझ में आ गया कैसे करना है? यू हैव टू मेंशन द प्रोविजन विद रिगार्ड टू पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, देन यू हैव टू कोरिलेट द फैक्ट कि भाई हाँ ए को रिप्रेजेंट किया गया पार्टनर एंड ए डिड नॉट डिनाइड, देयरफॉर ए विल बी लाइबल। ठीक है, बहुत छोटे छोटे आंसर होंगे इसके, हाफ पेज या जस्ट लाइक हाफ पेज से थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा लंबा आंसर लिखने की जरूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं केस नंबर 3 पे। राम, मोहन एंड गोपाल वर पार्टनर इन द फर्म। During the course of partnership, the firm ordered Sunrise Limited to supply a machine to the firm. ठीक है, अभी इस केस में क्या है? सिंपल सी फैक्ट है, राम, मोहन एंड गोपाल, दे 3 वर पार्टनर। ठीक है, इन तीनों ने एक मशीन ऑर्डर करवाई, और मशीन डिलीवर हो, बिफोर द मशीन वॉज डिलीवर राम एक्सपायर्ड। मशीन डिलीवर हो उसके पहले ही राम मर जाता है। ठीक है, द मशीन हाउ एवर वॉज लेटर डिलीवर टू द फर्म। तो अभी फर्म को क्या मशीन मिली व्हेन द राम डाइज? जब आर की डेथ हुई, लेट मी चेंज द पेन, बहुत गंदी राइटिंग इससे आ रही है। हाँ, आर की डेथ हुई तो क्या मशीन डिलीवर हुई थी? नो, मशीन वॉज डिलीवर्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द आर। ठीक है, विच मीन्स एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द आर देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स द पेमेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ मशीन। ठीक है, जब लायबिलिटी नहीं थी तो क्या होगा आगे देखते हैं। एंड द फर्म फेल्ड टू पे द प्राइस ऑफ द मशीन टू सनराइज लिमिटेड। फर्म ने पैसा नहीं दिया सनराइज लिमिटेड को। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या राम पे कोई लायबिलिटी आएगी? दूसरा, अगेंस्ट हुम द क्रेडिटर विल ऑब्टेन द डिक्री। क्रेडिटर किसके अगेंस्ट केस करेंगे? तीनों पार्टनर्स के अगेंस्ट, पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट, या फिर किसी इंडिविजुअल पार्टनर के अगेंस्ट। देखो, एक चीज़ जो जनरल रूल आप सभी को पता है कि भाई हर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। ये तो आप सभी को पता है। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। दूसरी चीज़ क्या कही गई है? अनलिमिटेड का मतलब क्या है पहले ये समझ लो, दूसरी चीज़ पे तो हम बाद में आ जाएंगे। अनलिमिटेड का मतलब है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ क्या है? हर पार्टनर एक दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल होता है। मतलब ऑल दी पार्टनर्स आर लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ वन पार्टनर इज ऑल्सो लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द ऑल दी पार्टनर। तो हर पार्टनर एक दूसरे के फर्म के एक्ट के लिए लाइबल है। बट इस केस में क्या हुआ? इस केस में बिफोर द लाइबिलिटी वॉज क्रिएटेड,
Ram already died, and if there was no partner at all before the arising of the liability, whether he will be liable? जब वो था ही नहीं liability arise होते टाइम, तो क्या liability होगी उसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी. For this purpose you can apply section 35 सेक्शन 35. और सेक्शन 35 में बहुत साफ साफ कहा गया है क्या? सेक्शन 35 में क्या कहा गया है कि भाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, द पार्टनर हु इज रिटायरिंग और हु इज गोइंग आउट विल हैव नो लायबिलिटी फॉर अ सब्सिक्वेंट एक्ट ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वेदर राम्स प्राइवेट स्टेट इज लाइबल फॉर द प्राइस ऑफ द मशीन? नो. अगेंस्ट whom the creditor will obtain a decree? Creditor will obtain a decree against the personal property of the remaining partners. ये दो इसके आंसर हैं. प्रोविजन आपको 35 में जो लिखा हुआ है वो मेंशन करना है. फैक्ट आपके सामने है. आई होप ये केस भी आपको क्लियर हो गया होगा. वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत इजी केस था. पार्टनरशिप के इनफैक्ट सारे केसेस बहुत इजी हैं, क्योंकि इन केसेस पे आपने अकाउंट्स बहुत ज़्यादा लगाई हैं. और जब आपने अकाउंट लगाई हैं तो आपको पता है कि क्या होता है. जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो क्या उसके ऊपर वो लायबिलिटी डालते हो कि नहीं डालते हो ये आपको पता है. किसके प्रॉफिट में से कितना रिड्यूस करना है ये आपको पता है. बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उस रूल को ना अप्लाई करके आपको लीगल प्रिंसिपल को अप्लाई कर देना है. ठीक है, आगे चलते हैं. केस नंबर 4. केस नंबर 4 क्या है देखा जाए भाई. PXYZ आर द पार्टनर्स इन द रजिस्टर्ड फर्म ए एंड कंपनी. एक्स डाइड. कितने लोग के चेहरे पे हंसी आई? सर एक्स मर गया. कोई बात नहीं, हंसना नहीं चाहिए. क्या? P रिटायर्स. एक्स की डेथ हो गई और P रिटायर हो गया. ठीक है, दो लोग अब पार्टनरशिप फर्म से अलग हो चुके हैं. Y and Z file a suit against W in the name and on the behalf of firm without notifying to the registrar of the firm about the change in the constitution of the firm. ओहो, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. केस को फिर से हमें शुरू से देखना पड़ेगा, इतना इंटरेस्टिंग केस है ये. केस क्या है कि एक रजिस्टर्ड फर्म थी. फर्म कैसी थी? रजिस्टर्ड थी. ठीक है, फर्म रजिस्टर्ड थी. जब भी रजिस्टर्ड फर्म में कोई चेंज होता है, विच मीन्स देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एंड इफ देयर इज अ चेंज, सच चेंज शुड बी इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म. ठीक है, ये तो रूल आपको पता होगा आई होप. नाउ आफ्टर द टू पार्टनर्स हु आर द आउटगोइंग, वन बाय डेथ वन बाय रिटायरिंग, जो रिमेनिंग दो पार्टनर्स बचे उन्होंने विदाउट इन्फॉर्मिंग द रजिस्ट्रार को बताया नहीं भाई देखो मेरे यहाँ चेंज हो चुका है, आप कुछ मेरे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे, जो लायबिलिटी थी, सब कुछ बदल चुका है. बिना ये बात बताए उन्होंने उसी नाम पे और उसी फर्म के बिहाफ पे W के अगेंस्ट, विच इज सम अदर थर्ड पार्टी, उसके अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल कर दिया. अभी क्या हो गया, जब उसके अगेंस्ट केस फाइल हो गया है तो यहाँ पे चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है. W कहेगा कि सर जिस फर्म के नाम पे केस फाइल हुआ है वो फर्म तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, इन्होंने तो रजिस्ट्रार को बताया ही नहीं कि हमारे फर्म में चेंज आ गया है. और ये लोग क्या कहेंगे Y और Z कि नहीं सर अभी हमारे फर्म में चेंज नहीं आया, चेंज आ गया है बट हमने इन्फॉर्म नहीं किया, बट हमारा केस तो बनता था इसके ऊपर. तो भाई आपसे पूछा जाएगा लीगल प्रोविजन क्या कहता है. बहुत सिंपल सी बात है, आपको रेफर करना है सेक्शन 69. इसके लिए कोई और क्लियर कट सेक्शन है ही नहीं. सेक्शन 69 है आपका इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया है, इफ़ यू फेल टू रजिस्टर्ड, उसका इफेक्ट. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन था, बस आपने इन्फॉर्म नहीं किया. बात समझ में आ रही है. सो इफ़ देयर इज़ अ रजिस्ट्रेशन एंड देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू इट, तो वहाँ पे क्या होगा. बहुत सिंपल सी बात कही गई है यहाँ पे. अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें भी जो केस किया गया है वो पूरी तरीके से वैलिड होगा. कब वैलिड होगा? जब जो केस किया गया है, ठीक है, शुड sue in respect of such subsequent dealing and transaction even though the firm was not registered again after such resolution and no notice was given. ठीक, सेक्शन 69 सबसेक्शन 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ऐसा है कि आप केस कर सकते हो इवन दो अगर चेंज हुआ है और उसको री रजिस्टर्ड नहीं किया गया है विद द रजिस्ट्रार. ठीक है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशंस नहीं बताई गई हैं. सिर्फ एक बात ये कही गई है कि 69 सबसेक्शन 2 के दो रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल करना है. और फुलफिल करना है किस चीज़ को? जिस नाम से वो फर्म है उसी पे केस होना चाहिए. ये नहीं कि आपने चेंज नेम के साथ बिना इन्फॉर्म के नाम बदल लिया और उस चेंज नेम के साथ केस कर दिया.
ये चीज़ नहीं करनी है। हम फिर से समझा देते हैं। आई नो इट्स गॉट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। केस ही ऐसा है, 4 पार्टनर्स थे P, X, Y, Z, 2 यहाँ से एलिमिनेट हो गए बाय डेथ एंड रिटायरिंग। बचे 2 पार्टनर्स ने केस कर दिया W पे, ठीक है। बचे 2 पार्टनर्स ने क्या किया, दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट W। अभी यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, क्या W के ऊपर वो केस कर सकते हैं? क्योंकि W तो कहेगा भैया जिस नाम से आप मेरे ऊपर केस किए हो उस नाम की फर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और इन्होंने ये चेंज इन्फॉर्म भी नहीं किया रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविजंस कहते हैं दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट W ऑन दिस नेम ऑल्सो। They cannot file a case against W on the changed name without informing the registrar. They have to file a case against W on the same name. They can get subsequently registered by the registrar. I hope ये clear होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोविजन मेंशन करोगे सेक्शन 69 सबसेक्शन 2, प्लस आप ये भी बात मेंशन करोगे कंडीशंस में कि भाई जो सूट को रजिस्टर्ड किया गया है, जो उसको फाइल किया गया है, इट शुड बी फाइल्ड ऑन द नेम विच हैज़ बिन रजिस्टर्ड। जो रजिस्टर्ड नेम है, भले ही चेंजेस नहीं हुए हैं, बट रजिस्टर्ड जो नेम ऑलरेडी है उसी नेम पे वो केस फाइल होगा। खैर, ये केस बड़ा मज़ेदार था। इसका एक प्रॉपर आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आंसर सेट होगा वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 माइनर कॉन्ट्रैक्ट पे केस है। कैसे समझे सर? मास्टर लिखा है, मिस्टर नहीं लिखा है। यूजली माइनर्स के लिए मास्टर लिखते हैं हम, ठीक है। हम लोग मास्टर एक्स वॉज इंट्रोड्यूस टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप ऑफ ABC एंड कंपनी विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अच्छा ये बताओ, can minor be a partner of a firm? Yes, when he can become a partner only for profit, ठीक है, only for benefit, ठीक है। After attaining the majority, when more than 6 months elapsed, he failed to give a public notice। देखो प्रोविजन भी यही मेंशन कर दिया है, क्वेश्चन में ही प्रोविजन भी मेंशन कर दिया है। खैर आगे चलते हैं। As to whether he elected to become or not to become a partner of the firm। बहुत सिंपल सी बात है, एक फर्म में एक माइनर थे, ठीक है। माइनर को इंट्रोड्यूस किया गया बेनिफिट के लिए। जितनी गंदी मेरी हैंड राइटिंग है, वर्स हैंड राइटिंग का अवार्ड मेरे को मिल जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। बेनिफिट के लिए क्या कहा गया इसके लिए? यहाँ ये कहा गया कि भाई माइनर एक पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है फॉर द बेनिफिट, बट एट दैट टाइम when he will get the age, will attain the age of majority, वहाँ से 6 months या फिर whenever he get the knowledge of being a partner after getting the age of majority, whichever is later, ठीक है। he has to publish a public notice। और पब्लिक नोटिस में क्या कहेगा? पब्लिक नोटिस में ये साफ साफ कहेगा कि भैया देखो मेरे को इस फर्म में पार्टनर रहना है कि नहीं रहना है, सबको बता देगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो, नॉट प्रोविजन, अ प्रोविजो टू अ प्रोविजन, क्या है? ही विल बी ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्टनर अगर ये फेल करता है ऐसा करने में तो, ठीक है। इफ ही फेल्स टू डू सो, मतलब क्या हुआ? 6 महीने के अंदर उसको एक नोटिस देनी है कि भैया मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। अगर उसने ऐसा नहीं किया, ही विल ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म, and the moment he become a partner of the firm, his liabilities and his right will be equivalent to the other partner, ठीक है। शेयर कैसे उसका डिसाइड करेंगे? his share will be the same in which he was getting the benefit, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? later on Mr. L, a supplier of a material to ABC and company, filed a suit against ABC and company for recovery of debt, ठीक है। लाइबिलिटी आ गई, थोड़ी सी नादानी, लाइबिलिटी बढ़ गई। क्या कहते हैं यहाँ पे? खैर चलिए छोड़िए। इन द लाइट ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्सप्लेन टू व्हाट एक्सटेंट एक्स विल बी लाइबल इफ ही फेल टू गिव अ पब्लिक नोटिस आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी।
If he fails to give the public notice, he will become a partner of the firm, and the moment he become a partner of the firm, his liability will be equivalent to the liability of the other partner, which means to the extent of his property. उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक वो लाइबिलिटी अब आ गई, क्योंकि भाई बाकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, इसकी भी अनलिमिटेड. कैन मिस्टर एल रिकवर हिज डेप्थ फ्रॉम एक्स? एब्सोल्युटली यस, मिस्टर एल कैन रिकवर फ्रॉम दी मिस्टर एक्स. क्यों? क्योंकि भाई एक्स भी अब पार्टनर है, तो जिस तरह की लाइबिलिटी इनकी बनती थी अदर पार्टनर्स के साथ, वैसे ही लाइबिलिटी इनकी बन जाती है इस पार्टनर के साथ भी. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मेंशन करोगे केस को कि प्रोविजन को, आई थिंक सेक्शन 30 है माइनर पार्टनर के लिए, सेक्शन 30 मेंशन करोगे, प्रोविजंस मेंशन करोगे और इस केस पे लगा दोगे, क्योंकि ये फेल किए नोटिस देने में, ही विल बिकम अ पार्टनर, एंड बीइंग अ पार्टनर हिज लायबिलिटी विल बी इक्वल टू द अदर पार्टनर. आई होप आप सभी लोग को यहाँ तक जो 5 केसेस मैंने इस क्लास में देखे हैं वो क्लियर होंगे. बहुत सिंपल, बहुत ईजी केसेस थे. इन केसेस को क्लास में करवाने का पर्पस बस इतना था कि आप सभी को समझ में आए कि ये क्वेश्चंस आपने पहले भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे जरूर होंगे, बस क्योंकि वो अकाउंट के होंगे तो आपने कभी इतने गौर से ध्यान नहीं दिया होगा. आपने सोचा होगा यार वो अकाउंट के हैं, ये लॉ के हैं, दोनों में अंतर है. यार है दोनों केस ही. ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन कांटेक्ट अस ऑन दी फॉलोइंग डिटेल. You can contact us on our website. You can visit on our website for the mock test papers and the other PDFs which are available for free. You can also follow us on the Instagram. This is our channel Instagram, our coaching's Instagram ID, and this is my personal Instagram ID. You can follow me on this. You can ask me question there also. This is our email address. You can ask question here, and for further inquiry you can call us. ठीक है? So with this I would like to end this session. आई होप आप सब लोगों ने इसको इन्जॉय किया होगा. अगर आपने इसको इन्जॉय किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर अपीयरिंग इन एग्जाम. शायद उनके भी थोड़े काम आ जाए ये इन्फॉर्मेशंस. तो थैंक यू फॉर दिस, फॉर योर प्रीशियस टाइम. आई होप आप सभी के पेपर बहुत अच्छे से जाएं. बेस्ट ऑफ लक.